अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ और ऐसा टॉपिक लेकर जिसके अंदर जो बहुत सारे कॉलेज स्कूलों के अंदर और बच्चों को ये कहा जाता है कि ये टॉपिक अहम नहीं है और ये टॉपिक जो है वो पढ़ाने वाला नहीं है, ये मुश्किल है। तो बहुत जगहों पे ये टॉपिक छोड़ दिया जाता है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, इस तरह की बातें करके, जबकि ऐसा नहीं है। ये टॉपिक जो है बहुत अहमियत का हामिल है। पीपीएससी के एग्जाम में इंटरव्यूज के अंदर इसके मुतलका जो है वो सवालात पूछे जाते हैं। टॉपिक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से समझाने की और पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ आ जाए और आइंदा के बाद आप कभी भी इस टॉपिक के अंदर किसी भी जगह पे मार नहीं खाएंगे। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का नाम है फंक्शंस एंड इट्स टाइप। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है फंक्शन, और इसके अंदर, इसी टॉपिक के अंदर हम इसकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, फंक्शन को समझने से पहले मैं आपको दो छोटी छोटी एग्जांपल्स देके इसके साथ इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। फंक्शंस के अंदर बेसिकली तीन टर्म बड़ी अहमियत की हामिल है। अमूमन इससे पहले जब फंक्शन का टॉपिक हमें पढ़ा नहीं जाता, इससे पहले हम दो टर्म से तो अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ एक्स को हम y के इक्वल भी लिख सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा, यहां पे जो x है वो इस फंक्शन की डोमेन है। डोमेन क्या है? डोमेन बेसिकली वो चीज है, वो टर्म्स होती है जिसको हमने वैल्यूज देना होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम इनपुट कह सकते हैं, मैथ की लैंग्वेज के अंदर हम इसको डोमेन कहते हैं। हम इस x की जगह अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दर्ज कर सकते हैं, तो वो इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। इसके बदले में हमें एक आंसर मिलेगा, यानी हमें एक एफ ऑफ एक्स की जगह जब हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो इसके बदले हमें एक आंसर मिलेगा, वो इस फंक्शन की रेंज कहलाएगी, यानी इस फंक्शन का आंसर कहलाएगा। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में, अदर टर्म्स में, इसको हम आउटपुट का लफ्ज यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर यहां x की जगह मैं दर्ज कर देता हूं 3, तो हमारे यहां पे जो x की वैल्यू है वो 3 है, यानी इस फंक्शन के अंदर जो मैं डोमेन पुट करने जा रहा हूं वो 3 है। जो ही हम इस x की जगह 3 दर्ज करेंगे, यहां x की जगह 3 दर्ज करते हैं और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 में जब हम 1 जमा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10। यानी एफ ऑफ 3 जो है इसको हम इक्वल y के भी कह सकते हैं। तो यानी हमारे पास जो y है वो आंसर हमें मिला है 10। यानी फंक्शन की एक डोमेन x जो हमने 3 दर्ज किया, उसके ऊपर हमें जो रेंज मिली है, हमें जो आंसर मिला है वो 10 मिला है। तो इसके अंदर डोमेन और रेंज का कंसेप्ट मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल के साथ आपको डोमेन और रेंज की एग्जांपल देकर समझाता हूं। मिसाल के तौर पर हम पंखा ऑन करते हैं, हम पंखा चलाते हैं, तो जो हमारे पास पंखा है इस पूरे को हम एक फंक्शन का नाम दे लेते हैं। तो पंखे को चलाने के लिए, पंखे से काम लेने के लिए हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किसी भी तरीके से करें, लेकिन होनी वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इट मीन कि ये जो पंखा है, ये जो फैन है, इसकी इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। चाहे वो यूपीएस के जरिए दी जाए, जनरेटर के जरिए दी जाए, जरिया सोर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी इनपुट में हमें इसे इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोवाइड करेंगे। इट मीन कि ये इस पंखे की, इस फैन की डोमेन हो गई। अब इसके बदले में फैन का काम क्या है? फैन का काम ये है कि जब इसको हम इनपुट ठीक दे रहे हैं, चूंकि फंक्शन की इनपुट डिफाइन होनी चाहिए, जो हम फंक्शन को इनपुट देते हैं वो डिफाइन होनी चाहिए।
तो इसके बदले में पंखे का काम आगे से ये है कि ये आउटपुट में हमें हवा दे, यानी हमने इसको इनपुट ठीक दी। अगर इनपुट ठीक दी है और फंक्शन हमारा काम ठीक कर रहा है तो इसका मतलब है इसके बदले में ये पंखा हमें हवा देगा। तो जो वो एयर होगी, वो हवा होगी, वो इस फंक्शन की, इस सिस्टम की, इस मशीनरी की आउटपुट कहलाएगी। इसी तरह बेटा मैथ के अंदर भी जो हमने किसी फंक्शन को इनपुट देनी है वो बिल्कुल डिफाइनेबल होनी चाहिए, वो डेफिनेट हो। ऐसा नहीं है कि हम पंखे को इनपुट के तौर पर पत्थर वगैरह देना शुरू कर दें, फैन को इनपुट के तौर पर हम पानी देना शुरू कर दें और आगे से ये कहें कि हमारा पंखा जो है, यानी हमारा जो फंक्शन है वो ठीक काम क्यों नहीं कर रहा। तो इसलिए बेटा ये जरूरी है कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम जो वैल्यू पुट करते हैं, जो फंक्शन के अंदर हम वैल्यू देते हैं, वो डेफिनेट होनी चाहिए। वो वैल्यू जो है वो ऐसी हो जो उस फंक्शन के मुताबिक हो। इसी तरह इसके बदले फंक्शन का ये काम है कि वो हमें आंसर दे वो डेफिनेट दे, यानी जो हमें आंसर दे, रेंज दे, वो भी ठीक हो। यानी जैसे पंखे को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, डोमेन ठीक थी, इसके बदले में इसने हमें आउटपुट देनी थी हवा, लेकिन ये आवाज देना शुरू कर दे या हवा ठीक तरीके से ना दे तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो काम ठीक नहीं कर रहा। इट मीन कि यहाँ पे किसी जगह पे मसला है। ठीक कब होगा? जब ये हमें रेंज भी बिल्कुल एक्यूरेट दे। तो मेरा ख्याल है बेटा आपको इस एग्जांपल से डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम इन्हीं को, फंक्शन के अंदर के डोमेन क्या चीज है, रेंज क्या चीज है, और एक नई टर्म हम यूज करेंगे इसके अंदर जिससे बहुत कम लोग, बहुत कम स्टूडेंट वाकिफ हैं, उसका नाम है कोडोमेन। तो चलते हैं फंक्शन को पहले डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन के लिए मैं इसको जब डिफाइन करूंगा तो फंक्शन जो है ना, इसके लिए आपने तीन चीजें याद रखनी है, तीन स्टेप याद करने हैं, तीन पॉइंट याद रखने हैं, तो फिर आप कभी भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बेटा कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन बनता है, नंबर वन होना ये चाहिए कि जो हम जिस सेट पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ये जरूरी है कि जिसको हमने डिफाइन करना है फंक्शन को, उसके अंदर जो हमने दो सेट लेने हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी खाली नहीं होने चाहिए। उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद होना चाहिए, कोई ना कोई रुकन मौजूद होना चाहिए। इसके बाद नंबर टू पे जो फंक्शन की डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन वो इक्वल होनी चाहिए ए। अब यहां पे आपको ये लफ्ज लिखा, ये वर्ड लिखा, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ए कैसे डोमेन है और डोमेन ए के कैसे इक्वल है। तो अभी फिलहाल आप यहां पे ये समझ लें, दो बातें मैंने लिखी हैं कि दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए और जो फंक्शन की डोमेन है वो ए के बराबर होनी चाहिए। ए सेट हमारा डोमेन यानी पहला सेट कहलाएगा। जब मैं इसको प्रॉपर समझाऊंगा तो आपको ये वर्ड समझ आ जाएगा कि हम जब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो इसको क्यों लिखा जाता है। और लास्ट पे हमें एक नंबर थर्ड पे तीसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो y है वो इक्वल होना चाहिए f ऑफ x के और ये बिलोंग्स करना चाहिए b से। अब मेरा ख्याल है कि मैंने ये तीन पॉइंट लिख दिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसकी तो हमें समझ नहीं आई कि ये कौन से पॉइंट है और इसकी क्या डेफिनेशन हमने लिख ली है। तो जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह इसके बाद कभी ये नहीं भूलेगा, कभी आप इसकी डेफिनेशन नहीं भूलोगे और बड़ी आसानी से आप इन तीन पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपकी वो डेफिनेशन बन जाएगी। तो मैंने तीन बातें क्या लिखी, इसको मैं दोबारा दोहराता हूं, फिर इसको मैं आसान टर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। उसके अंदर जो फंक्शन डिफाइन हम करेंगे वो ए से बी के ऊपर क्या होना चाहिए कि जो फंक्शन की डोमेन है वो ए के इक्वल होनी चाहिए, यानी सेट ऑफ ए जो है वो हमारी डोमेन होगा। और उसके बाद हमें जो रेंज मिलनी चाहिए वो एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई, वो बिलोंग करना चाहिए सेट बी से। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं आसान तरीकों में।
तो चलते हैं जी, फंक्शन को डिफाइन करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा कि बेसिकली फंक्शन होता क्या है। जी स्टूडेंट, चलते हैं जी फंक्शन को डिफाइन करने की तरफ इसके आसान तरीके से। सबसे पहले मैं यहां पे दो सेट लिखूंगा। इस सेट को मैं नाम दे रहा हूं सेट ए का, और एक सेट मैंने यहां लिखा, इसको मैं सेट बी का नाम दे रहा हूं। बेसिकली ये ए क्या है, ये सेट ऑफ डोमेन है, यानी इसके अंदर जो मैं एलिमेंट लिखूंगा इसको नाम दूंगा डोमेन एलिमेंट्स, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन कहलाएंगे, और सेट बी के एलिमेंट जो होंगे वो कहलाएंगे को डोमेन। ये एक नई टर्म है फंक्शन के अंदर, इसको हम यूज करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इस लफ्ज से वाकिफ नहीं है। तो सेट ए जो मैंने लिखा वो डोमेन सेट है, और बी सेट के अंदर जो मैं एलिमेंट लिखूंगा वो को डोमेन के कहलाएंगे। यहां पे मैं एलिमेंट लिखता हूं 1 2 3, को डोमेन में ए बी सी और डी। जी बेटा, डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 जो सेट ए के हैं, और को डोमेन के एलिमेंट जो सेट बी के हैं, ए बी सी डी। अब मैंने आपको पहली बात बताई कि ये फंक्शन कब होगा। इसकी डेफिनेशन में पहला पॉइंट मैंने बताया कि जो फंक्शन है दोनों ए और बी सेट के अंदर जो फंक्शन हमने लिखे हैं सेट, ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है आपको पहला पॉइंट समझ आ गया कि यहां मैंने जो सेट लिखे हैं वो खाली सेट नहीं है, यानी वो सेट के अंदर कोई ना कोई रुकन होना चाहिए, तो वो सेट खाली ना हो। तो आपको यहां पहला पॉइंट समझ आ गया कि मैंने दो सेट लिखे हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। अब यहां पे एफ जो है वो फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी, यानी एफ जो है वो फंक्शन होगा, असाइन करेंगे ए से बी की तरफ। तो बेटा दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि जो फंक्शन की डोमेन है डी, वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, यानी ए का हर एलिमेंट उसने इमेज बनाया होना चाहिए सेट बी यानी को डोमेन के साथ, यानी ए का कोई भी रुकन खाली नहीं होना चाहिए। ए का हर रुकन जो है, जब हम ऑर्डर पेयर लिखें, मुतरत्तब जोड़े की शक्ल में लिखें, तो ए का हर रुकन लाजमी आना चाहिए। ये था दूसरा पॉइंट, यानी फंक्शन डोमेन जो है वो इक्वल ए मीन क्या हुआ कि फंक्शन के अंदर डोमेन का हर एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हर एलिमेंट ने को डोमेन के एलिमेंट के साथ इमेज लाजमी बनाया हो। मसलन 1 का इमेज ए के साथ, 2 का इमेज बी के साथ, 3 का इमेज बी सी के साथ। अब बेटा यहां पे देखें कि जो सेट डोमेन ए का सेट है, इसमें टोटल थे 3 एलिमेंट 1 2 3। हर एक एलिमेंट ने इमेज बनाया हुआ है, किसके साथ? को डोमेन सेट के एलिमेंट के साथ। तो दूसरी बात यही थी, मैंने डेफिनेशन में लिखी कि उसकी जो डोमेन है, नंबर 2 पे मैंने पॉइंट लिखा था, जो डोमेन है वो फंक्शन की इक्वल है ए के, यानी हर एक एलिमेंट का इमेज जरूर होना चाहिए। तो देखें, हर 1 ने ए के साथ, 2 ने बी के साथ, 3 ने सी के साथ। अब बेटा मैंने तीसरा एक वर्ड लिखा था कि जो फंक्शन है उसकी रेंज यानी y इक्वल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स करना चाहिए बी से। अब जरा इसको आसान तरीके से समझते हैं। जब बेटा हमने ए का इमेज बी के साथ बनाया है, तो ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी इसका जो इमेज है वो यकता होना चाहिए। ए का कोई भी रुकन सेट बी यानी को डोमेन के एलिमेंट के साथ जब इमेज बनाए तो वो यकता होना चाहिए, यानी 1 का इमेज ए के साथ तो आ गया, अब 1 जो है वो बी के साथ इमेज नहीं बना सकता, यानी डोमेन का कोई एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहला रुकन जो है लिखा जाता है वो डोमेन का, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी यकता होना चाहिए। रिपीट होने से वो सेट जो है, वो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं रहेगा। रिलेशन तो बन जाएगा
लेकिन वो रिलेशन सेट नहीं, फंक्शन नहीं होगा। तो क्या मैंने बताया कि सेट ए का यक्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बी के एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए। इसके बाद अब वो एलिमेंट जिन्होंने ए के साथ इमेज बना लिया है, यानी ए बी सी, ये तीन एलिमेंट, ये इस फंक्शन की रेंज कहलाएंगे। ये इस फंक्शन की क्या कहलाएंगे? रेंज। यानी नंबर 3 पे मैंने लिखा था y रेंज है, वो कहां से होगी? सेट बी से। अब सेट बी में है 4 एलिमेंट, ए बी सी डी, ये चारों एलिमेंट हैं कोडोमेन के। लेकिन इसके अंदर वो एलिमेंट जिनका इमेज बन चुका है वो अब कहलाते हैं रेंज। यानी ए बी सी इस पूरे फंक्शन की रेंज कहलाएगी। डी जो है, चूंकि इसका इमेज मौजूद नहीं है तो ये रेंज में शामिल नहीं होगा। तो ये है हमारे पास एक फंक्शन है। अब इसको एक और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करना हूं। आपने लेट कर लेना है कि हमारे पास जो फंक्शन ए है, सेट ए है, इसे आपने नाम दे देना है वाइफ का। सेट ए को हमने नाम दे देना है वाइफ का, और सेट बी को हमने नाम दे देना है हस्बैंड का। एक और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट को हमने नाम दे दिया वाइफ का, यानी बीवी का, और सेट बी के जो कोडोमेन एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं कोडोमेन एलिमेंट्स, इनको कहते हैं डोमेन एलिमेंट्स। तो मैंने कोडोमेन एलिमेंट्स को नाम दे दिया हस्बैंड का। अब मैं जो बातें ये बता रहा हूं कि सेट दोनों खाली नहीं होने चाहिए, खाली नहीं है। ए का जो है ना हर एलिमेंट उसने इमेज बनाया हो और इमेज यूनिक हो, यानी रिपीट ना हो। तो इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इस्लाम के अंदर हरगिज ये इजाजत नहीं है कि एक बीवी जो है वो अपने 2 शोहर रख सके, यानी एक वाइफ के एट अ टाइम इस्लाम में 2 हस्बैंड नहीं हो सकते। जैसे मैं इस 1 को जोड़ देता हूं बी के साथ, इसका मतलब क्या हुआ? वो अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो मैंने आपको बताया कि डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जब मैं इसको जोड़े की फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगा 1a और फिर क्या बनेगा 1b। तो मैथमेटिकली जरा चेक करें कि ये जो पहला एलिमेंट है जो डोमेन का है ये यहां पे रिपीट हो गया है, यानी ये यकता होना चाहिए। जितने भी मैं रिलेशन लिखता जाऊं, जितने भी ऑर्डर पेयर लिखता जाऊं, उसके अंदर अगर उन ऑर्डर पेयर में डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो गया तो वो फंक्शन नहीं है। अब इसको समझते हैं जरा इस तरीके से जो हमें कभी नहीं भूलेगा। देखिए बेटा, वाइफ जो है वो 1, यानी इस सेट के हर एलिमेंट को एक वाइफ का नाम दिया। अब एक वाइफ ने कितने शोहर हो गए? 2। कौन कौन सा? एक ए और दूसरा कौन सा? बी। तो इस्लाम में हरगिज इसकी इजाजत नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। हाँ, क्या होना चाहिए? जैसे बेटा मैं इसको यहां से अगर खत्म करूं, अब दूसरी तरफ चलते हैं। हमें इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक शौहर की 2 बीवियां हो सकती हैं। जहन में आपके ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या ये ऐसा फंक्शन कहलाएगा? तो चेक करते हैं। अब मैं ये करता हूं कि जो ए है 2 जो है इसका इमेज बना देता हूं ए के साथ, यानी ये क्या बन गया? ये एक वाइफ है, इसका हस्बैंड ए है, यानी ए इसका शौहर है। अब ये 2, ये दूसरी वाइफ है और इसका शौहर जो है वो भी ए है। अब यहां पे इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब जरा चेक करें फिर जो मैंने बातें बताई नंबर 1 पे, दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं। जी हाँ, मैंने 2 सेट लिखे, इसके 3 रुकन है, इसके 4 रुकन है। दूसरी बात मैंने बताई कि सेट ए का हर एलिमेंट, यानी डोमेन का हर एलिमेंट उसने लाजमी इमेज बनाया हो। तो देखें 1 का भी इमेज है, 2 का भी है, 3 का भी है। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब तीसरी शर्त क्या थी कि डोमेन का एलिमेंट जब मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी उसका इमेज यकता हो। तो चेक कीजिएगा 1a के साथ, 1a के साथ
2a के साथ और 3 जो है वो है ऑर्डर पेयर में c के साथ। तो देखिए अगर आप 1 डोमेन, 2b डोमेन, 3b डोमेन, आपको किसी जगह डोमेन का एलिमेंट रिपीट नजर नहीं आएगा। दूसरा तरीका, इस्लाम के अंदर एक हस्बैंड के, एक आदमी के, एक शौहर की 2 बीवियां हो सकती हैं एट अ टाइम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए जो है कोडोमेन का एलिमेंट है, 1 भी ए के साथ है, 2 भी ए के साथ है, ये भी फंक्शन कहलाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कि ये फंक्शन अगर है तो किस तरह का है। अच्छा, यहां पे एक और बात, इस फंक्शन के अंदर जो सेट बी है ये सारे का सारा तो कोडोमेन हो गया, ए बी सी डी ये सारा है कोडोमेन। लेकिन मैंने आपको क्या बताया शुरू में कि वो एलिमेंट जिन्हों का इमेज सेट ए के साथ बन चुका होगा, अब वो चले जाएंगे रेंज में, यानी इस फंक्शन की रेंज ए और सी है। इस फंक्शन की रेंज क्या है, ए और सी, जबकि चारों एलिमेंट ये कोडोमेन के हैं। तो मेरा ख्याल है डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको क्लियरली समझ आ चुके होगा इन 3 सेटों के बारे में। डोमेन उस सेट के एलिमेंट हैं जो पहले नंबर पे लिखा जाता है, कोडोमेन वो एलिमेंट हैं जो दूसरे नंबर पे सेट लिखा जाता है, और रेंज वो एलिमेंट्स होंगे जिनका इमेज डोमेन के एलिमेंट के साथ बन चुका होगा, वो उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं जिससे आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन क्यों नहीं है, और अगर ये फंक्शन है तो फिर उसकी टाइप्स की तरफ। जी स्टूडेंट, यहां पे हम लिख रहे हैं ए सेट ए, एक सेट लिख रहे हैं बी, 1 2 3 4 ए बी सी और डी। इसके बाद एक और लिख लेते हैं सेट ए और सेट बी, ए एंड बी 1 2 3, और इसमें हम लिख लेते हैं ए बी और सी। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं ए सेट और सेट बी, ए यहाँ पे बी, इसके एलिमेंट 1 0 3 ए डी एंड ई। तो चलते हैं अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल की मदद से। तो उसी तरह सेट ए से बी की तरफ फंक्शन साइन कर लिया, सेट ए से बी की तरफ, सेट ए से बी की तरफ। अब सबसे पहले इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल दे के इसको चेक करते हैं कि ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं, नॉन एम्प्टी ले लिए। अब 1 का जो इमेज है वो बनाते हैं ए के साथ, 2 का इमेज बी के साथ, 3 का इमेज सी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 1 का इमेज ए के साथ, 2 का इमेज ए के साथ, 3 का इमेज जो है वो बी के साथ। अब चलते हैं लास्ट वन की तरफ, 1 का इमेज ए के साथ, 1 का इमेज बी के साथ, 0 का इमेज ई के साथ और 3 का इमेज भी ए के साथ। अब इसमें हम चेक करते हैं कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, जिससे आप कभी भी नेक्स्ट नहीं भूलेंगे और क्लियरली आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले चलते हैं पहली एग्जांपल की तरफ। तो पहली बात, 2 सेट हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, ये डोमेन सेट है, ये कोडोमेन सेट है। तो पहली शर्त ये पूरी हो गई। अब चलते हैं दूसरी शर्त की तरफ कि ए सेट के हर एलिमेंट ने इमेज बनाया होना चाहिए। क्या स्टूडेंट यहां पे ऐसा है? जी हाँ, तो यहां बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां जो एलिमेंट 4 है, जो डोमेन का एलिमेंट नंबर 4 है, डिजिट 4 है, इसका किसी भी कोडोमेन के एलिमेंट के साथ इमेज नहीं है। तो ये दूसरी शर्त यानी पूरी नहीं कर रहा, इस वजह से ये जो है ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो हो सकता है, रब्त तो हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्या वजह है फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन का जो एलिमेंट नंबर 4 है, चौथा, इसका इमेज मौजूद नहीं है।
इस वजह से ये हमारे पास फंक्शन भी नहीं है। जी स्टूडेंट, चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले दोनों नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। इसके बाद 1 का इमेज ए के साथ, 2 का इमेज ए के साथ, 3 का इमेज बी के साथ। यानी पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी क्या थी कि ए एलिमेंट का हर एक सिंगल जो है वो इमेज होना भी चाहिए और सिंगल हो यकता, यानी कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। दूसरे लफ्जों में ये बीवी है, ये शौहर है, तो एक इसके हस्बैंड का नाम ए है, बीवी चेंज हो गई, वाइफ तब्दील हो गई, तो उसका हस्बैंड भी ए है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये रिपीट ना हो। और 3 जो है वो किसके साथ इमेज बना रहा है? बी के साथ। तो जी हाँ, ये फंक्शन है। तो यहां हम लिख देते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। अब जब मैं इसके रिलेशन लिखूंगा तो 1a, इसके बाद 2a और 3b के साथ। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि फंक्शन के अंदर जब हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो कोई भी डोमेन का एलिमेंट रिपीट ना हो। तो यहां पे रिपीट नहीं हो रहा, इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। अब चलते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ। 1 का इमेज ए के साथ। पहली शर्त है कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। मैंने सेट ही वो लिए हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। दूसरी शर्त चेक करने जा रहे हैं। 103 तीनों का इमेज बना हुआ है। दूसरी शर्त भी पूरी है, लेकिन चलते हैं तीसरी शर्त की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे 1 का इमेज ए के साथ, फिर 1 का इमेज किसके साथ है? डी के साथ। तो जी हाँ, क्या हुआ यहाँ पे कि डोमेन के एक ही एलिमेंट ने को डोमेन के 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन जोड़ लिया। यानी इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बीवी के 2 हस्बैंड नहीं हो सकते। एक बीवी जो है वो एट अ टाइम इस्लाम में 2 शोहर नहीं रख सकती। इस वजह से हमारे पास ये जो है वो फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट, मेरा ख्याल है आपको फंक्शन के बारे में समझ आ चुका होगा कि कौन सी एग्जाम्पल, कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन होते हैं और कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते। अब लिख के भी आप चेक कर सकते हैं। देखें, इसमें 1a के साथ आ जाएगा, 2b के साथ, 3c के साथ। ये तो वैसे ही गलत है कि चौथे एलिमेंट ने इमेज नहीं बनाया। यहाँ पे अगर इमेज बना लिया है तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पेयर में डोमेन का कोई भी रुकन है दोहराया नहीं जाना चाहिए, यकता होना चाहिए, रिपीट ना हो। तो चेक करते हैं, इसको लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे? 1a, 1d, इसके बाद 0e और 3e। तो स्टूडेंट जरा यहां पे चेक करें, यहां पे 1 है और यहां भी 1 है, तो डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो गया। इस वजह से हमें ये भी पता चल सकता है कि ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन ये जरूर है, रब्त ये जरूर है, लेकिन ये फंक्शन है नहीं है। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको फंक्शन के बारे में समझ आ चुका होगा कि कौन कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन होते हैं और कौन कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते।